नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको सेटअप करने और उपयोग करने का तरीका दिखाने वाला हूं। गूगल वर्कस्पेस जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक हो सकता है। मैं इसे अपने व्यवसायों का प्रबंधन करने के लिए लगभग 6 साल से उपयोग कर रहा हूं और मैं इसके बिना व्यवसाय चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में बात करने के लिए बहुत कुछ है और इसे सेटअप करने के 2 मुख्य तरीके हैं। लाभ निश्चित रूप से एक पेशेवर ईमेल होगा ताकि लोग आपको गंभीरता से लें। गंभीरता से टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करने की क्षमता, चाहे वह गूगल एप्स हो या गूगल स्टोरेज, जो वास्तव में फायदेमंद है। कैलेंडर और मीटिंग्स का प्रबंधन करना और कई और चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। इसे सेटअप करने के 2 मुख्य तरीके हैं। कुछ लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मैं इसे स्पष्ट बनाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका गूगल वर्कस्पेस के माध्यम से है workspace.google.com। मैं इसकी सिफारिश करूंगा अगर आपके पास पहले से एक वेबसाइट है और आपके पास पहले से एक डोमेन है। जब आप इसे सेटअप कर रहे होंगे तो आपको अपने डोमेन को इससे कनेक्ट करना होगा, लेकिन मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा अगर आपके पास पहले से एक डोमेन नहीं है या आपके पास पहले से एक वेबसाइट नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर आप इसके माध्यम से सेटअप करते हैं और इसके माध्यम से एक डोमेन खरीदते हैं तो बाद में आपको उसे अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। तो मेरी राय में जिन शुरुआती लोगों के पास पहले से एक वेबसाइट नहीं है उनके लिए होस्टिंगर के माध्यम से शुरू करना बहुत आसान है। ये सचमुच वही कीमत है और आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि शायद प्रति माह एक पैसा सस्ता है। वास्तव में ये वही कीमत है। आप होस्टिंगर के जरिए अपना डोमेन प्राप्त करेंगे। यह अभी भी गूगल वर्कस्पेस सेटअप कर रहा है, जैसे ये पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त है। ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन आपका डोमेन होस्टिंगर के माध्यम से खरीदा जाएगा, जो बाद में आपके लिए होस्टिंगर के माध्यम से अपनी वेबसाइट बनाना बहुत आसान बना देता है और कभी भी अपने डोमेन को एक चीज़ से दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने की तकनीकी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के उद्देश्यों के लिए मैं होस्टिंगर के माध्यम से जाऊँगा। मेरे पास नीचे इन दोनों के लिए एक लिंक है, तो बस साथ चलते रहिए और वीडियो का बाकी हिस्सा वही होगा। बस ये पहला कदम अलग होने वाला है। बिल्कुल, मैं टाइम स्टैम्प्स रखूंगा। तो अगर आपके पास पहले से एक डोमेन है तो बस थोड़ा आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ 3 योजना विकल्प हैं। ज़्यादातर शुरुआती लोगों के लिए मुझे लगता है कि बिजनेस स्टार्टर्स ठीक रहेगा। मुख्य अंतर आपके द्वारा प्राप्त स्टोरेज और वीडियो मीटिंग में भाग लेने वालों की संख्या होगी। अगर आप 125 लोगों की कंपनी है तो हाँ, अगले प्लान पर जाना समझ में आता है और निश्चित रूप से आपके पास अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज बनाने की क्षमता होगी। सच में मेरे लिए स्टोरेज ही मुख्य बात है, इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बस सबसे सस्ता वाला चुनने जा रहा हूँ, $6 प्रति माह, और मैं यहाँ इस योजना को चुनूंगा। डिफ़ॉल्ट रूप से जैसे 1 महीना है। हम चुन सकते हैं कि क्या हम एक से अधिक जोड़ना चाहते हैं। जारी। मैं आपको वीडियो में बाद में अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को कैसे जोड़ना है यह दिखाऊंगा और अब हम एक खाता बना सकते हैं। तो मैं यहाँ खाते के लिए साइन अप करने के लिए अपना व्यक्तिगत ईमेल उपयोग करने जा रहा हूँ। यह आपके खाते को प्रबंधित करने का तरीका होगा। तो मैं अपना ईमेल पता डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, जारी रखें पर क्लिक करूंगा, फिर अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करें। क्या जब आप अपना भुगतान जमा करेंगे तो हम कहें कि शुरू करें। तो अब हम अपना डोमेन चुन सकते हैं जिसे हम इस पेशेवर ईमेल के लिए उपयोग करने जा रहे हैं और बाद में कभी शायद हमारी वेबसाइट के लिए। तो मेरे पास इस लिंक में एक नया टैब है। मैंने नीचे विवरण में भी ये डाल दिया होगा। ये बस एक तरह का अधिक उपयोग में आसान डोमेन खोजने वाला है। ये होस्टिंगर के माध्यम से है। फिर भी जब आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका डोमेन क्या हो सकता है तो ये इससे बेहतर है। तो चलो बस ये कहते हैं कि मैं कराटे आइलैंड या कराटे आइलैंड होना चाहता हूँ और कहेंगे खोजें और फिर ये मुझे बताएगा जैसे क्या उपलब्ध है। तो thekaratisland.com उपलब्ध है। पहले साल के लिए ये $5, उसके बाद $17 प्रति वर्ष। तो जैसे मैंने कहा, वास्तव में ये इतना महंगा नहीं है। आपको इंटरनेट पर कहीं और ये मूल रूप से किसी भी सस्ते में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यह किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो आप हमेशा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और उनके पास अन्य विकल्प हैं जैसे karatezone.org, या बस और नीचे स्क्रॉल करें और उनके पास वही चीज़ है लेकिन अलग अलग अंत हैं। तो कभी कभी if.com उपलब्ध नहीं है क्या, या यो, या जो भी हो, वहाँ बहुत सारे अन्य अंत हैं जो अभी भी कई चीज़ों के लिए उपलब्ध हैं। उम्मीद है आपके व्यवसाय के लिए कॉम उपलब्ध है। तो मैं thekaratisland.com के साथ जाने वाला हूं। हम कहेंगे अगला कदम। हम अपने संपर्क विवरण दर्ज कर सकते हैं, फिर हम फिर से अगला कदम कह सकते हैं और अब हम वास्तव में यहां अपना उपयोगकर्ता नाम चुन सकते हैं। तो मैं बस कराटी आइलैंड पर माइक बनने वाला हूं। मैं एक पासवर्ड पेस्ट करने वाला हूं जो मैंने बनाया है और हम कहेंगे पंजीकरण पूरा करें। बस हो गया और अब हमारे पास ये सेटअप हो गया है। यहाँ पर लिखा होगा और हम कह सकते हैं जारी रखें। अगर आप कभी अपना प्लान बदलना चाहते हैं या उपयोगकर्ताओं को जोड़ना चाहते हैं तो आप इसी पृष्ठ पर वापस आएंगे। तो hpnlhosting.com और फिर ईमेल्स पर जाएं और आप अपनी टीम के किसी अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त खाते प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग उपयोगकर्ता नाम चाहते हैं तो अतिरिक्त खाते मत बनाइए, मैं आपको यह मुफ्त में करना सिखाऊंगा बाद में वीडियो में। लेकिन अगर आप अपना खाता अपग्रेड करना है तो आपको अधिक स्टोरेज चाहिए, आपको एक बेहतर लाइसेंस चाहिए। आप वहां ऊपर दाईं ओर जाकर उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास यह है, यह सक्रिय है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह हमें इस पृष्ठ पर ले जाएगा और हम फिर साइन इन कर सकते हैं। यह हमें सीधे गूगल पे ले जाता है। और यही बात मुझे गूगल वर्कस्पेस के बारे में बहुत पसंद है कि आप यूट्यूब में साइन इन कर रहे हैं, आप जीमेल में साइन इन कर रहे हैं, बाकी सब कुछ इसी ईमेल का उपयोग कर रहा है। तो यह वास्तव में एक गूगल खाता है और इसलिए आप इसका उपयोग कई लॉगिन के लिए कर सकते हैं।
लगभग हर जगह, जिसमें ऐसे चीजें शामिल हैं जो कहती हैं कि जीमेल से साइन इन करें। आप अपने गूगल वर्कस्पेस ईमेल का उपयोग करके भी इस तरह साइन इन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये है, तो माइक कहो, माइक कराटे आइलैंड कॉम, हम कहेंगे प्रवेश करो, और फिर मैं अपना पासवर्ड डाल सकता हूं, नेक्स्ट कह सकता हूं, और इससे मैं यहां जीमेल में साइन इन हो जाऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि मैं समझता हूं, सेवा की शर्तों को स्वीकार करता हूं, और यह आपको आपके गूगल एडमिन कंसोल पर ले जाएगा। तो अगर आपको भविष्य में कभी इसे एक्सेस करने की जरूरत हो तो आप admingoogle.com पर जाएं। यहाँ वह जगह है जहां आप सभी सेटिंग्स बदल सकते हैं जो आपको अपने गूगल वर्कस्पेस से संबंधित हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जब आप किसी अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक नया लाइसेंस खरीदते हैं तो आप यहाँ एडमिन कंसोल में जा सकते हैं और एक और उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं। तो उसे अपने डैशबोर्ड पे पॉपअप होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर यह किसी कारणवश वहां नहीं है तो बाईं ओर आप डायरेक्टरी पर क्लिक करें, फिर यूजर्स पर क्लिक करें और आप नया उपयोगकर्ता जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक और लाइसेंस उपलब्ध है, जैसा कि मैंने कहा, तो आपको वह लाइसेंस खरीदना होगा, जैसे कि होस्टिंगर के माध्यम से जहां हमने इसे सेटअप किया, और आप यहां एक और उपयोगकर्ता जोड़ सकेंगे। मैंने एक ही खरीदी है, इसलिए हम सिर्फ एक उपयोगकर्ता से सेटअप करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक और उपयोगकर्ता है तो आसान है, आप उनके लिए पासवर्ड और उपयोगकर्ता नाम बना सकते हैं, या आप उन्हें उनके व्यक्तिगत ईमेल पर भेज सकते हैं, जैसे एक छोटा लिंक जो वे फिर खुद सेटअप कर सकते हैं। इस तरह उनके पास अपना खुद का पासवर्ड होगा और आपको उनका पासवर्ड नहीं पता होगा। गोपनीयता के कारण कुछ कर्मचारी इसे पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ अपने आप को देखते हुए मैं एक ऐसा चीज बनाना चाहता हूं जिसे उपनाम कहा जाता है। यह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जिसके बारे में कई लोग आश्चर्यजनक रूप से नहीं जानते। तो अगर मैं बस अपने नाम पर क्लिक करूं, वैसे इसे फिर से पाने के लिए आप डायरेक्टरी पर जाए, यूजर्स पर जाए, और फिर आप अपने नाम पर क्लिक कर सकते हैं। जहां यह नीला रोशन होता है वहां क्लिक करें और आप उपनाम बना सकेंगे। ये इस तरह काम करता है कि अगर मैं ग्राहक सेवा में हूं, अगर मैं बिक्री में भी हूं, अगर मैं इनबाउंड चीज़ों में भी हूं, या प्रेस या जो भी हो, सभी अलग अलग ईमेल जो मैं वहां सूचीबद्ध करना चाहता हूं, तो शायद प्रेस पूछताछ के लिए प्रेस से संपर्क करें thekarateisland.com पर, और फिर मैं चाहता हूं कि ये मुझसे जुड़े। मैं वह ईमेल बनाना चाहता हूं बिना एक और खाता खरीदे। खैर, आप यह उपयोगकर्ता सेटिंग्स से यहां कर सकते हैं। तो अगर आप उपयोगकर्ता जानकारी देखते हैं तो हम छोटे ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करते हैं और आप वैकल्पिक ईमेल पते देखेंगे। इन्हें ईमेल उपनाम कहा जाता है। मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं और कह सकता हूं कि पहला प्रेस karateisland.com पर होगा। शायद हम भी मीडिया हैं, शायद हम ग्राहक सेवा भी हैं, शायद हम karateisland.com पर टाइम शेयर पास भी हैं, और मैं इसे सहेज सकता हूं। और इस तरह अब हमारे पास सभी वैकल्पिक ईमेल पते हैं कि अगर कोई उनमें से किसी को ईमेल करता है तो ये हमारे पास आएगा, और अगर हम उन ईमेल के रूप में भेजना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं आपको जीमेल में ये कैसे करना है 1 सेकंड में दिखाऊंगा, लेकिन आप जितने चाहें उतने वैकल्पिक ईमेल जोड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं। ये कई अलग अलग खातों को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अन्य सेवाओं पर, आप जानते हैं, कई अलग अलग खाते सेट करने की आवश्यकता है, ये मैं कहूंगा मुफ्त ट्रायल के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको इसके लिए कभी एक नया ईमेल चाहिए। मुख्य बात, आपके व्यवसाय के लिए यह काफी मूल्यवान है। अब एक और चीज जिसमें मैं इस वीडियो में बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, वह है समूह। अगर आपके पास बहुत से लोग हैं जिन्हें ईमेल प्राप्त करने की आवश्यकता है तो प्रेस को कई लोगों के पास जाना चाहिए। आप समूह बना सकते हैं, आप यहां समूह ईमेल बना सकते हैं, और आप उन समूहों को बना सकते हैं ताकि जो भी जरूरतमंद हो उन्हें उन ईमेल्स तक पहुंच मिल सके। अब अगले कदम में आपने शायद देखा होगा, हमने वास्तव में खरीदारी नहीं की है इस डोमेन को अभी तक, तो हमारे पास कंसोल तक पहुंचे। लेकिन अगर आप ऊपर दाईं ओर किसी भी ऐप पर क्लिक करते हैं तो हम उन पर नहीं जा सकते। हमें यह सत्यापित करना होगा कि हम उस डोमेन के मालिक हैं। तो चलो पहले टैब पर वापस चलते हैं जो इसे यहाँ होस्ट कर रहा है, और आप डोमेन पर जा सकते हैं। हम डोमेन पोर्टफोलियो पर जाएंगे, या बल्कि नया डोमेन प्राप्त करेंगे। नया डोमेन प्राप्त करें पर क्लिक कर सकते हैं, और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें karateisland.com मिल जाए। इसे वहीं खोजें 5 राउंड के पहले वर्ष के लिए, उसके बाद 17। जैसा कि मैंने कहा, मैं कहने जा रहा हूं अभी खरीदें। आप इसे 1 साल 2 साल जो भी लंबा हो के लिए खरीद सकते हैं। वे पहले वर्ष के लिए आपको एक अच्छा छोटा प्रमोशन देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 साल के लिए ही जाने वाला हूं, क्योंकि फिर से ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है। हमारे पास एक कार्ड है फाइल में ताकि मैं भुगतान विधि को पूरा कर सकूं। और वैसे अगर आप जानते हैं कि आप एक वेबसाइट प्राप्त करने जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट प्राप्त कर सकते हैं, और अक्सर यह पहले वर्ष के लिए डोमेन के साथ आता है। लेकिन आप जानते हैं $10 के लिए मैं ये डोमेन ले रहा हूं, और फिर मैं भविष्य में एक वेबसाइट बनाने के बारे में सोच सकता हूं अगर मुझे कभी चाहिए, और इसे होस्टिंगर के भीतर फिर से उपयोग करना बहुत आसान होगा क्योंकि हम उस डोमेन के मालिक हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डोमेन है। वैसे यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने ईमेल की जांच करें और अपने डोमेन को सत्यापित करें, तो इसे स्वीकार करने के लिए एक लिंक होगा। तो जब आप अपने ईमेल में उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक पृष्ठ पर ले जाना चाहिए जो ऐसा दिखता है। उस दूसरे टैब पर वापस जाते हुए अगर हम स्थिति की जांच करें तो यह हरा हो जाना चाहिए। ठीक, डोमेन सक्रिय है और अब हम सभी तैयार हैं। तो उस दूसरे टैब पे वापस जाएं, और यहाँ हमारे पास फिर से गूगल एडमिन कंसोल है, तो admingoogle.com। आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो कहता है एडमिन कंसोल सेटअप पूरा करें।
अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो ये ऊपर दाईं ओर हो सकता है अगर आप छोटे 9 बिंदुओं के ग्रिड पर क्लिक करते हैं गूगल वर्कस्पेस सेटअप, लेकिन मैं इसे यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ। तो एडमिन कंसोल सेटअप करने के लिए हमें बस ये सत्यापित करने की आवश्यकता है कि हम इस डोमेन के मालिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन होस्ट होस्टिंगर है, ये पहले से ही जानता है कि मैं कह सकता हूं जारी रखें, तो अब इन चरणों का पालन करें। बिल्कुल, इसके लिए थोड़ी क्लिकिंग, कॉपी और पेस्ट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन यह करना वास्तव में मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहली चीज txt रिकॉर्ड है, तो हम यहाँ txt मान देखना चाहते हैं। हम इसे कॉपी करने जा रहे हैं, फिर होस्टिंगर में अपने डोमेन पर वापस जाएंगे। तो डोमेन ओवरव्यू आप इसे यहाँ देख सकते हैं, DNS या नाम सर्वर पर जाए। अब हम एक रिकॉर्ड जोड़ने जा रहे हैं, हम प्रकार पर क्लिक करेंगे, ये txt होगा, हम मान पेस्ट कर सकते हैं और हम रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। पहला हो गया, ये शानदार है। अगला, वर्कस्पेस पर वापस जाकर हम CNAME रिकॉर्ड को कॉपी कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास नाम है, चलो इसे कॉपी करते हैं। वहाँ एक छोटे से कॉपी पर क्लिक करें, हम उनके डोमेन पर जाएंगे। होस्टिंगर पर हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं, CNAME खोज सकते हैं और फिर यहाँ हम नाम को पेस्ट कर सकते हैं। अभी रिकॉर्ड जोड़ने के लिए मत कहो, डोमेन सेटअप पर वापस जाएं, टारगेट पर क्लिक करें। हम टारगेट को कॉपी करने जा रहे हैं, यहाँ वापस जाएं। अब हम टारगेट पेस्ट कर सकते हैं, टारगेट पेस्ट, और हम रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करें आप नाम से पहले का छोटा या प्रतीक हटा दें। मैं ये भूलने का मतलब नहीं था, कहें रिकॉर्ड जोड़ें, और अब यह भी सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। अगर हम डोमेन सेटअप पर वापस जाए, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पुष्टि करें। हमने कर लिया, हम कहेंगे पुष्टि करें। इसकी पुष्टि करने में कुछ मिनट लगेंगे। ये सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं ये कनेक्टेड है। इस तरह आप सिर्फ facebook.com पर माइक की तरह सेटअप नहीं कर रहे हैं बिना वास्तव में फेसबुक के मालिक हुए। वे यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वास्तव में उस डोमेन के मालिक हैं। जब आपके पास जो हमारे पास है तो हम ठीक हैं। हम फिर कह सकते हैं गूगल वर्कस्पेस का अन्वेषण करें। तो अब हम सब सेट हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज करना चाहते हैं, मैं आमतौर पर इनसे बस गुजर रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो में बाद में करने के लिए कुछ भी करना है वह सब दिखाऊंगा, लेकिन हमारे पास यहाँ सभी ऐप्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हम इसके बारे में पूरे वीडियो में बात करेंगे बेशक, और वे हमें एक छोटा चेकलिस्ट देते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। ऊपर दाईं ओर आप एक छोटे 9 बिंदुओं का ग्रिड देख सकते हैं। तो यहाँ 2 चीजें हैं जो मैं वास्तव में करना चाहता हूँ। मैं आपको साझा ड्राइव सेटअप करना दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वे बेहद मूल्यवान, बहुत बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, और मैं आपको जीमेल में कुछ सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए ड्राइव पर जाकर शुरू करते हैं। अगर आप ड्राइव पे क्लिक करते हैं या बस drive.google.com पर जाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको सबसे कम स्तर, मुझे लगता है 30 गीगाबाइट्स का स्टोरेज मिलना चाहिए। अगला, मुझे लगता है कि यह प्रति उपयोगकर्ता 2 गीगाबाइट्स या 2 टेराबाइट्स का स्टोरेज है, तो यह वास्तव में काफ़ी मूल्यवान है। लेकिन अगर हम बाईं ओर साझा ड्राइव पर जाएं, तो हम एक साझा ड्राइव बना सकते हैं। और ये इस तरह काम करता है कि अगर आपके पास अपने गूगल ड्राइव में कुछ और है, जैसे कि आपके पास एक स्प्रेडशीट है और आप इसे किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसे उनके साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें इसका एक्सेस मिल जाएगा और वे इसे संभाल सकते हैं। लेकिन एक साझा ड्राइव एक साथ कई फाइलों को साझा करने का एक बेहतर तरीका है। तो मैं इसका उपयोग अपने कई वीडियो संपादकों के साथ करता हूं। मैं जो करता हूं वह यह है कि मैं अपनी सभी वीडियो फाइलों को एक साझा ड्राइव पर अपलोड करता हूं। उनके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर गूगल ड्राइव डाउनलोड किया हुआ है। तो जब वे सो रहे और मैं काम कर रहा, तब फाइलों को स्वचालित रूप से डाउनलोड करना आसान होता है। जब वे उठते हैं तो उनके पास फाइलें डाउनलोड हो चुकी होती हैं। उनके लैपटॉप पर फाइलों को इधर उधर करना बहुत आसान है, और यह वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे आप केवल साझा ड्राइव के साथ ही कर सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं, ये शायद वीडियो फाइलें हो सकती हैं जो पहला साझा ड्राइव हो। तो आप वह साझा ड्राइव बनाते हैं और आप चुन सकते हैं कि इसका हिस्सा कौन है, सदस्य कौन है और उनकी पहुंच क्या है। तो अगर मैं इसे नट को suntoralmedia.com पर साझा करना चाहता हूं, तो वह इस संगठन में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे उसके साथ साझा कर सकता हूं। और वह दर्शक, टिप्पणीकार, योगदानकर्ता हो सकता है, जिसका मतलब है कि वह फाइलें जोड़ और हटा सकता है, या एक पूर्ण प्रबंधक जो इस सेटिंग्स में लोगों का प्रबंधन कर सके। तो आप बहुत सारी अलग अलग अनुमतियां सेट कर सकते हैं, जो फिर से फाइलों को साझा करने के लिए इसे वास्तव में शक्तिशाली बनाती हैं, जो अधिकांश कंपनियों को करना होगा। और इसके लिए यहां तक कि सबसे बुनियादी कंपनियां जो इंटरनेट का बहुत उपयोग नहीं करती हैं, शायद आप एक रेस्तरां की तरह हैं, आप इसे जैसे प्रशिक्षण मैनुअल के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। शायद आप लोगों को एक फोल्डर में केवल देखने की अनुमति दें जिसमें विभिन्न मशीनों को चलाने के लिए सभी छोटे प्रशिक्षण मैनुअल हों और ऐसी चीजें। तो मैं इसे रद्द करने जा रहा हूं, नट के साथ इसे साझा नहीं करूंगा, और हमारे वीडियो फाइलें वहां अभी भी हैं। यह शानदार। अब जीमेल पर चलते हैं। याद है कैसे हमने उन अलग अलग उपनाम बनाए थे? ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे लोग हमें ईमेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे ईमेल भी भेजना चाहते हैं तो हम गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ नीचे आप कह सकते हैं कि सभी सेटिंग्स देखें, और फिर सभी सेटिंग्स देखें से आप खातों पर जा सकते हैं। तो हम एक और ईमेल पता जोड़ें पर क्लिक करने जा रहे हैं। और याद है कैसे हमने उपनाम बनाए थे? तो चलो उस टैब पे वापस चलते हैं। उपनाम यहाँ है, admin.google.com। उपयोगकर्ताओं, अपने उपयोगकर्ता पर क्लिक करें और फिर उपयोगकर्ता जानकारी के लिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, और आप उपनाम यहाँ देखेंगे। और अगर आप और छोटे पेंसिल आइकन जोड़ना चाहते हैं तो हम जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं, लेकिन ग्राहक सेवा वही है जिसे मैं अभी करने जा रहा हूं।
तो चलो उस छोटे पॉपअप विंडो पर वापस चलते हैं और हम इसका नाम चुन सकते हैं। ये ग्राहक सेवा हो सकती है, जो ईमेल भेज रहा है ग्राहक सेवा, और फिर ईमेल पता होगा ग्राहक सेवा ekratyiland.com। अगला ये हमें एक ईमेल भेज सकता है। तो अगर मैं इनबॉक्स पर वापस जाऊं, ये पहले जानता था कि वह ईमेल पता सही था, लेकिन अगर आप गलती से एक गलत टाइप कर देते हैं तो ये आपको ईमेल पते की पुष्टि करने के लिए कहेगा और इसी तरह आपको पता चलेगा कि आपने गलत किया। तो अब हम माइक ग्राहक सेवा के रूप में ईमेल भेजने में सक्षम हैं। ग्राहक सेवा, तो जब हम एक नया ईमेल लिखने जाते हैं तो आप वहां छोटे ड्रॉप डाउन को देख सकते हैं। मैं इसे ग्राहक सेवा के रूप में भेज सकता हूं या मैं इसे माइक के रूप में भेज सकता हूं। तो हम चुन सकते हैं कि हम कौन सा कर रहे हैं, और आप सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा उसी से जवाब दें जिससे यह आया था, या आप डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा अपने प्राथमिक से जवाब दे सकते हैं, उदाहरण के लिए माइक यहाँ। तो अब अगली चीज़ जो मैं अनुशंसा करता हूं, 2 चरणीय वेरिफिकेशन सेटअप करना। यह आपको अपने खाते में साइन इन करते समय एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर की अनुमति देता है। तो इसे करने के लिए आप ऊपर दाईं ओर अपने खाते पर क्लिक कर सकते हैं। अपने गूगल खाते को प्रबंधित करने के लिए जाएं और फिर बाईं ओर सुरक्षा पर क्लिक करें। वैसे आप वास्तव में यह अपने सभी जीमेल खातों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवसायों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास अधिकांश लोगों से बहुत अधिक एक्सपोजर होता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो 2 चरणीय प्रमाणीकरण या 2 चरणीय सत्यापन बंद है, हम इसे चालू कर सकते हैं। तो हम ये या तो टेक्स्ट संदेश प्राप्त करके कर सकते हैं। मैं अभी यह करने जा रहा हूं। फिर अपना फ़ोन नंबर टाइप करें। यह तरीका होगा। ये टेक्स्ट संदेश होने वाला है, लेकिन आप इसे गूगल प्रॉम्प्ट्स के साथ सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है, ये काम करेगा। प्रमाणित करने वाले ऐप्स आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे ऑथेंटिकेटर ऐप्स हैं। आप अपने फ़ोन नंबर का उपयोग टेक्सटिंग के लिए कर सकते हैं, या यह आपको एक कोड देने के लिए कॉल कर सकता है। बैकअप कोड ऐसे होते हैं जिन्हें आप प्रिंट करते हैं, डाउनलोड करते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर रखते हैं, बस अगर आपको कभी उन कोड्स की ज़रूरत पड़े। और निश्चित रूप से पास कीज और सुरक्षा कीज, अगर आपके पास एक यूबिको की है तो आप उसे प्लग इन कर सकते हैं और आप ऊपर टैप करते हैं, और इसी तरह आप इसके लिए अपना 2 कारक प्रमाणीकरण कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिफारिश करता हूं। अगर आपने ये सेटअप कर लिया है तो चलिए एडमिन पर वापस चलते हैं, admin.google.com, और यहां से मैं ये सुझाव देता हूं कि आप उपयोगकर्ताओं पर जाएं, तो डायरेक्टरी पर जाएं, उपयोगकर्ताओं पर जाएं, किसी उपयोगकर्ता पर क्लिक करें, यहां अपने उपयोगकर्ता पर क्लिक करें। हम ऊपर सुरक्षा टैब पर जा सकते हैं। जैसे ही ये लोड होता है वहां सुरक्षा है, और फिर आप देख सकते हैं कि 2 चरण प्रमाणीकरण चालू है। लेकिन अगर मैं यहां सुरक्षा सेटिंग्स बदलें पर क्लिक करता हूं तो यह मुझे यहां ले जाएगा, और यहां हम कह सकते हैं क्या आप अन्य कर्मचारियों को 2 कारक प्रमाणीकरण की अनुमति देना चाहते हैं। मैं आमतौर पर हाँ की सिफारिश करता हूं। क्या आप इसे लागू करना चाहते हैं? क्या उन्हें यह होना चाहिए? तो मैं आमतौर पर कहूंगा हाँ। मुझे लगता है कि यह एक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, और आप कुछ सेटिंग्स बदल सकते हैं। कितनी बार साइन इन करना होता है, क्या अपने डिवाइस पर भरोसा करने की अनुमति है, और क्या हर बार साइन इन 2 कारक प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसी अलग अलग चीज़ें। तो मैं उन सेटिंग्स को सहेज लूंगा। तो हमारे पास अभी कुछ बुनियादी चीज़ें सेटअप हैं। हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमारा जीमेल खाता है। आप अब अपने फ़ोन पर इन सभी चीज़ों के लिए साइन इन कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसे मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास यहाँ बहुत सारी अन्य ऐप्स हैं। चैट संदेश भेजने का एक अच्छा तरीका है, आप बाईं ओर देख सकते हैं। आप अपनी कंपनी के अन्य कर्मचारियों को या अपनी कंपनी के बाहर किसी को भी संदेश भेज सकते हैं। यह ईमेल के बजाय तेज संचार का एक अच्छा तरीका है। यह इसे अच्छा और व्यवस्थित भी रखता है, जैसे कि किसी अन्य चैट की अपेक्षा करेंगे, जैसे कि आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हों। लेकिन मुझे लगता है कि जेमिनी को देखना वास्तव में महत्वपूर्ण है, या कई स्थितियों में काफ़ी उपयोगी है। बिल्कुल, हमेशा इसे एक चुटकी नमक के साथ लें। लेकिन जेमिनी के साथ चैट एक तरह की नई और शानदार विशेषता है जो गूगल वर्कस्पेस में आ रही है, और भी कई अन्य वर्कस्पेस फीचर्स हैं जो जेमिनी का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। तो आप ईमेल का सारांश बना सकते हैं, उदाहरण के लिए आप दस्तावेजों का भी सारांश बना सकते हैं। आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं जो संभावित रूप से आपका समय बचा सकती हैं। और मैं इसे इनबॉक्स में वास्तव में किस लिए उपयोग करता हूं, बेशक यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता, यह अब रोल आउट हो रहा है। देखेंगे ऊपर की ओर एक छोटा जेमिनी आइकन, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप इससे उन ईमेल्स के बारे में सवाल पूछ सकते हैं जो आपने पहले ही प्राप्त किए हैं, और यह कुछ चीज़ें ढूंढ लेगा। आप कह सकते हैं मेरे होटल के लिए पुष्टि कोड क्या है, ये ईमेल को ढूंढ लेगा। ये आपको बताएगा कि पुष्टि कोड क्या है। फिर से ये जेमिनी के लिए व्यवसाय के लिए रोल आउट हो रहा है। कई व्यवसाय जैसे कि ये वाला अभी तक इसे नहीं रखते हैं, लेकिन भविष्य में मुझे यकीन है कि आप इसे देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये गूगल वर्कस्पेस सेटअप करने और कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स करने पर एक काफ़ी व्यापक ट्यूटोरियल है। गूगल ने हमें यहाँ एक छोटा चेकलिस्ट दिया, हमने वहाँ लगभग सब कुछ कर लिया। अगर आप कभी कुछ और कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, गूगल एडमिन कंसोल यहाँ आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो फिर से अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं या प्रोफाइल चित्र जोड़ना चाहते हैं तो आप यह सब यूज़र कस्टमाइजेशन सेटिंग्स में कर सकते हैं। यहाँ नीचे उपनाम जोड़ना, ऐसी कोई अन्य सेटिंग्स। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं माइक हूँ सेंट्रल मीडिया से, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो शायद ये है कि एक वेबसाइट कैसे बनाएं। मैं शायद अगली बार उसे एक की सिफारिश करूंगा, और आप कर सकते हैं। हॉस्टिंगर का उपयोग करें, करना बहुत आसान है और यह बेहद सस्ता भी है।